Hello my dear students, you are on my new YouTube channel Nice Rest Classes. This video is very important for you. ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है. यह कक्षा 10 के विज्ञान के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में प्रतिवर्ष 2 या 3 प्रश्न पक्के पूछे जाते हैं. मैं बात कर रहा हूँ आपके धातु अधातु के चैप्टर से संकलित सक्रियता श्रेणी की. इस सक्रियता श्रेणी से आपके हर वर्ष 2 या 3 प्रश्न जो है अवश्य आते हैं. तो आइए चलते हैं, सक्रियता श्रेणी को समझते हैं अच्छी तरह से. और इसी वीडियो में अंत में आपको मिलेगा एक ऐसा ट्रिक जिससे आप सक्रियता श्रेणी को इस तरीके से याद कर लेंगे कि उसको कभी आप भूल नहीं पाएंगे. तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और उस ट्रिक को ज़रूर आप सीखिए और सक्रियता श्रेणी को हमेशा के लिए याद रखिए. तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं. ये जो सक्रियता श्रेणी है आप जानते हैं ये धातु अधातु वाले चैप्टर से संकलित है सक्रियता श्रेणी, और इससे हर वर्ष जो है 2 या 3 प्रश्न पक्के पूछे जाते हैं. तो आप समझ लीजिए किस तरह के प्रश्न आते हैं और उसको आप निश्चित कर लीजिए कि इस तरीके से सक्रियता श्रेणी को पढ़ लीजिए कि उससे आने वाले प्रश्न आपसे छूटने ना पाए. तो बात करते हैं तत्वों की. आप जानते हैं तत्वों का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें आपको मिलते हैं धातु अधातु और उपधातु. तो उन तत्वों में सारे तत्वों में कुछ आपके धातु होते हैं, कुछ अधातु होते हैं और कुछ उपधातुएं होती हैं. तो ये सक्रियता श्रेणी जो है वो धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में है कि धातुएं किस प्रकार से दूसरे धातु से या दूसरे अम्लों से या जल से किस प्रकार से क्रिया करती हैं. ये क्रिया करने की क्षमता क्या है, उनके क्रिया करने की क्षमता क्या है, वही सक्रियता श्रेणी है. कहने का मतलब कि धातुओं की क्रियाशीलता को यानी उनकी क्रिया करने की क्षमता को जब घटते हुए क्रम में सेट किया जाता है तो जो श्रेणी बनती है वही आपकी सक्रियता श्रेणी कहलाती है. इसमें सबसे ऊपर आपका पोटेशियम आता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा और ये सिल्वर और लास्ट में गोल्ड. ये सक्रियता श्रेणी जो है घटते हुए क्रियाशीलता के आधार पे इसको सेट किया गया है. और इससे संबंधित इस सक्रियता श्रेणी से संबंधित आप संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको ये सीरीज जो है ये याद होनी चाहिए. तो इसके बारे में मैं ट्रिक एक बताऊंगा जिससे आपको पूरी तरह से वो याद हो जाएगा और आप कभी भूल नहीं पाएंगे. तो इसके लिए आप अंत तक बने रहिएगा. तो आइए देखते हैं इसमें मुख्य रूप से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं. तो सक्रियता श्रेणी, पहली बात तो सक्रियता श्रेणी की परिभाषा आ जाती है कि सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं या सक्रियता श्रेणी की परिभाषा दीजिए. तो इसके लिए आप छोटी सी परिभाषा 2 लाइन में बस इतना जान जाएं आप कि धातुओं के क्रियाशीलता को या धातुओं की क्रियाशीलता की क्षमता को जब घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो जो श्रेणी प्राप्त होती है वो कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, वो सक्रियता श्रेणी प्राप्त होती है. यानी ऊपर से नीचे की तरफ आप इस श्रेणी में जाएंगे तो धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है, घटती जाती है. जैसे सबसे ऊपर पोटेशियम है, पोटेशियम की क्रियाशीलता यानी दूसरे धातुओं या जल से या अम्ल से क्रिया करने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. और लास्ट में आपका गोल्ड होता है, Au. तो लास्ट में गोल्ड है, इसका मतलब कि सोना जो होता है दूसरे धातुओं से क्रिया करने की उसकी क्षमता सबसे कम होती है. तो इससे संबंधित प्रश्नों को आपको उत्तर देने के लिए जो है ये याद होना बहुत ज़रूरी है कि कौन धातु ऊपर है कौन धातु नीचे. तो जिस प्रकार से इनकी क्रियाशीलता है, जैसे देखिए
अगर पोटेशियम का जल से क्रिया कराया जाए तो 2K + 2H2O = 2KOH + H2, यानी पोटेशियम का जल से क्रिया कराएंगे तो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। ऐसा इसलिए हो रहा है, ये पोटेशियम H2O में से हाइड्रोजन को क्यों विस्थापित कर रही है? क्योंकि हाइड्रोजन का स्थान सक्रियता श्रेणी में नीचे है और पोटेशियम का स्थान ऊपर है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को अगर जल से क्रिया कराई जाए तो हाइड्रोजन को जो है विस्थापित कर देगी। यानी हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं, हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं उनको जल से अगर क्रिया कराई जाए तो सारी धातुएं हाइड्रोजन जल में से हाइड्रोजन को क्या कर देंगे? विस्थापित कर देंगे। वहीं अगर हाइड्रोजन से नीचे की बात की जाए, जैसे कॉपर है, पारा है, आपका सिल्वर है, गोल्ड है, ये इन धातुओं का अगर जल से क्रिया कराई जाए तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से इनकी क्रियाशीलता कम है। तो उसी प्रकार से सोडियम है, पानी से क्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन विस्थापित होगा। उसी तरीके से कैल्शियम का पानी से क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन विस्थापित होगा। यानी हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर हैं अगर जल से क्रिया कराते हैं तो ये सभी जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है, ये हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में ऊपर है। ऊपर होने का मतलब कि ज़्यादा क्रियाशीलता है इनकी। अब आते हैं, जैसे एल्युमिनियम का जल से क्रिया कराते हैं तो एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन की क्रियाशीलता सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम से जो है कम है। क्योंकि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम से ये नीचे हैं। कौन? एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। तो एल्युमिनियम, जिंक और आयरन जो है पानी से क्रिया नहीं करते हैं, यानी ठंडे पानी से क्रिया नहीं करते हैं। सामान्य अवस्था में ये एल्युमिनियम, जिंक और आयरन जो होते हैं वो क्रिया नहीं करते हैं। कब क्रिया करते हैं? एल्युमिनियम और आयरन जो है भाप से क्रिया कराई जाए तो वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। जैसे ये 2Al + 3H2O, Al2O3 + 3H2O, यानी यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। तो ये भाप की स्थिति में ये क्रिया करते हैं क्योंकि इन क्रियाशीलता इनकी घटती जाती है। उसी तरीके से जैसे अम्लों से क्रिया कराई जाए, अगर अम्ल से क्रिया कराई जाए तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी तत्व हैं, हाइड्रोजन से ऊपर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, ये सारे जो है अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई जाए तो सल्फ्यूरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे और जो है सल्फेट बनाएंगे। ये जो है सल्फेट बनाएंगे। जैसे जिंक का H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन विस्थापित होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हाइड्रोजन से जिंक जो है ऊपर है, यानी जिंक की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए जिंक का H2SO4 से क्रिया कराने पर यह जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन विस्थापित करता है। उसी तरीके से अगर किसी धातु का किसी धातु विलयन से क्रिया कराई जाए, किसी धातु का धातु विलयन से ही क्रिया कराई जाए तब भी वो उसको विस्थापित करके और दूसरा साल्ट बन जाता है। जैसे आयरन का कॉपर सल्फेट से क्रिया कराएंगे तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आयरन का जो स्थान है वो कॉपर से ऊपर है, कॉपर से ऊपर है। इसका मतलब कि जो ऊपर वाले धातुएं हैं वो नीचे वाले धातुओं के विलयन को जो विलयन से उन धातुओं को विस्थापित कर देंगी और नए साल्ट का निर्माण करेंगी और नए साल्ट का निर्माण करेंगी। तो इस तरीके से ये विस्थापन, जो हाइड्रोजन का विस्थापन या किसी धातु का धातु विलयन से क्रिया कराने पर जो धातु का विस्थापन होता है, उसी से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। इसमें से सक्रियता श्रेणी की परिभाषा और इनकी क्रियाशीलता, जैसे मान लीजिए कि
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम दे दिया और उसमें से पूछ दिया कि किसकी क्रियाशीलता अधिक है, किसकी क्रियाशीलता कम है। या जल से या अम्ल से जो है क्रिया कराने का रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कि ये क्रिया संभव है कि नहीं है। तो अगर ये सक्रियता श्रेणी आपको याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये क्रिया संभव होगी कि नहीं होगी, यानी हाइड्रोजन अम्ल में से या जल में से विस्थापित होगा या नहीं विस्थापित होगा। तो ये रहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, आप पढ़ेंगे तो जल्दी तैयार हो जाएगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चन इससे पक्के आते हैं। तो बात कर लेते हैं हम लास्ट में, अंतिम में। अब बने रहिए अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो इसके ट्रिक की बात कर लेते हैं, और बहुत ही प्यारा ट्रिक है, काफ़ी मेहनत से हमने इसे बनाया है। और इसके बाद इसको आप देख लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा और हमेशा याद रहेगा आपको। तो इसमें एक सेंटेंस लिखा गया है, एक पूरा वाक्य एक लिखा गया है, एक मामले का जिक्र लिखा गया है, उसी से आप इस सक्रियता श्रेणी को पूरी तरह से याद कर लेंगे। जैसे कोई पोस्ट ऑफिस में जाता है और इसके बाद अपना काम कराना चाहता है, तो जो पोस्ट ऑफिस का हेड पोस्ट मास्टर होता है वो सो रहा होता है, उसका काम नहीं हो पाता है जो काम कराने गया होता है। तो एक दूसरा आदमी होता है, वो उसके पास काम कराने के लिए जाता है, वो जाता है तो वो पोस्ट मास्टर सो रहा होता है। तो वहीं पे वहाँ पे जिक्र है कि पोस्ट मास्टर सो कैसे गया, यानी वो आदमी कह रहा है कि पोस्ट मास्टर सो कैसे गया, मैं ये जिक्र करूँगा, आप लेकर हाजिर हो, काश पाबंदी चालू होती तो सोना मुश्किल हो जाता। यानी कह रहा है कि अगर सरकार की पाबंदी लगी होती तो ये पोस्टमास्टर का सोना मुश्किल हो जाता। ये सेंटेंस आपको आसानी से याद हो जाएगा। और इसका ट्रिक ये है कि लास्ट वाले शब्द को छोड़ देना है, ये मुश्किल हो जाता, और ये होती, हो, करूँगा और गया, इन लास्ट वाले वर्ड को छोड़ देना है, और बाकी से आपको पूरी सक्रियता श्रेणी जो है मिल जाएगी। पोस्ट मास्टर के ये पहले बाकी 3 शब्द जो हैं उनके पहले अक्षर से आपके पूरे तत्व मिल जाएंगे। पो से पोस्ट मास्टर, पो से पोटेशियम, सो से सोडियम, कै से कैल्शियम, मै से मैग्नीशियम, ए से एल्युमिनियम, जी से जिंक, आ से आयरन, ले से लेड, हा से हाइड्रोजन, का से कॉपर, पा से पारा, चा से चांदी, और लास्ट में आपका सोना पूरा। यानी ये सेंटेंस आपको याद हो गया तो पूरी तरीके से सक्रियता श्रेणी आपको याद हो जाएगी। पोस्ट मास्टर सो कैसे गया, मैं ये जिक्र करूंगा, आप लेकर हाजिर हूँ, काश पाबंदी चालू होती तो सोना मुश्किल हो जाता। यानी पो से पोटेशियम, सो से सोडियम, कै से कैल्शियम, मै से मैग्नीशियम, ए से एल्युमिनियम, जी से जिंक, आ से आयरन, ले से लेड, हा से हाइड्रोजन, का से कॉपर, पा से पाबंदी, चा से चांदी, और ये लास्ट में सोना। तो ये जो है सेंटेंस आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और पहले 3 शब्दों के पहले अक्षर से जो है आपको ये सक्रियता श्रेणी जो है प्राप्त हो जाएगी, अंतिम शब्द को आपको छोड़ देना है। तो इस प्रकार से ये आसानी से आप सक्रियता श्रेणी याद रख सकते हैं। और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए, इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ये जरूरी है कि आपको सक्रियता श्रेणी पूरी याद हो। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित प्रश्नों को अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, श्योर देंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही आपके पास पहुंचेगी दूसरे टॉपिक पे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।